एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि उस गांव में से, जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले में पड़ता है, वहां से एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई है। वह भी काफ़ी ज़्यादा जलाई जा चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस तो पहुंची, पुलिस उस खोपड़ी को देखती है, बड़ी ही हैरान। अब तो यहाँ पुलिस को कुछ दूरी पर कुछ कपड़े वगैरह भी बरामद होते हैं। वो कपड़े जो कि जूट के बैग में पैक हुए पड़े थे, और तो और वो जो कपड़े हैं सारे खून में सने हुए हैं। अब यहाँ पर पुलिस परेशान, भाई आखिर ये व्यक्ति कौन, क्योंकि खोपड़ी भाई जो कोई पहचान तो होगी नहीं। अब यहाँ पुलिस मतलब कि वापस पहुँच गई। पुलिस को दूसरे दिन खबर मिलती है कि उस गांव के कुएं में से बहुत ही तेज़ दुर्गंध उठ रही है। अब पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है, भाई हो सकता है कुछ संदिग्ध अवस्था मिल जाए। यहाँ पर मालूम चलता है कि इसके अंदर बहुत तेज़ दुर्गंध है, जो कि किसी भी बॉडी के डिकम्पोज होने के कारण आती है। अब जैसे ही पुलिस मतलब अंदर डालती है रस्सी वगैरह, तो मालूम चलता है कि इसके अंदर एक बॉडी मौजूद है। अब पुलिस उस बॉडी को जैसे ही बाहर निकालती है और उस कपड़े को जिसमें वो लिपटी हुई थी उसको खोल कर देखती है, तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल इस कपड़े के अंदर लिपटा हुई एक इंसान की बॉडी तो बरामद हुई है, लेकिन उसकी धड़ पर सर गायब है, यानी कि गर्दन, सीताराम, यानी कि उस आदमी का सर वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इस पूरी जानकारी को पाकर पुलिस बड़ी हैरान कि आखिर ये है कौन, किसका बच्चा है, किसका बेटा है, पति है, भाई है, क्या है। और पुलिस अब बड़ी ही मशक्क़त से उस बॉडी को समझाती है, क्योंकि उसके सारे जो बॉडी के अंग थे अंदरूनी, वो सब बाहर आ गए थे। बड़ा ही खतरनाक स्थिति थी और डिकम्पोजिशन के कारण गंदी बदबू भी थी। अब इस पूरे हालात को पुलिस समझती भी है, देखती भी है, और अब लगातार उस व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में जानकारी जुटा रही होती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब बिल्कुल खाली हाथ होती है, उसके पास एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसके बाद मतलब पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए कि इस आदमी के साथ इतना बुरा काम भी हो सकता है, और इस काम को करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी ही होती है। आखिरकार उस पत्नी ने अपने पति के साथ इतना बुरा काम क्यों किया। और आज से करीब 22 साल पहले की ये जो घटना है, जो आज मुस्कान मतलब कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हो रही है, ये कहानी मुस्कान की कहानी को भी पीछे छोड़ देगी। इसलिए इस कहानी की एक भी मतलब कि सेकंड की बाइट को मिस मत कीजिएगा, पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नागौर राजस्थान से। दोस्तों नागौर राजस्थान का प्रसिद्ध जिला और यहीं इसके नज़दीक पड़ने वाला वह किशनगढ़, जहां पर दुर्गा प्रसाद शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करते हैं। और जब वो अखबार पढ़ रहे होते हैं तो वो अखबार में देखते हैं कि एक व्यक्ति की मतलब कि रिपोर्ट छपी हुई है, और इश्तेहार गोवा जिसको बोलते हैं, मतलब कि एक मृत व्यक्ति पाया गया है, उसका धड़ पर गर्दन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उस आदमी का पोस्टमार्टम भी करा चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी कर चुकी है। लेकिन अब यहाँ पुलिस बताती है कि इस आदमी के जो फ्रंटल स्केलेटन है, जो चेहरा है, खोपड़ी है, उसके यानी कि जो लेफ्ट आई है उसके नीचे एक स्टील का तार बरामद हुआ है। और जैसे वे दुर्गा प्रसाद इस पूरी जानकारी को पढ़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, और वो अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जल्दी से जल्दी उसके पास यहाँ आओ। अब वो लोग मतलब कि तुरंत वहाँ पर आते हैं अपने पिता के पास, और सभी लोग इकट्ठे होकर वहीं उसी पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं जहाँ की वो रिपोर्ट छपी थी। अब तो वो इंस्पेक्टर साहब के सामने बैठकर कह रहे होते हैं कि साहब क्या उस बॉडी को हमें दिखा सकते हो। अब जो पुलिस है वो बता चुकी है भाई बॉडी तो बिल्कुल डैमेज थी, हमने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। अब ये बातें तो हैं, लेकिन वो पुलिस कहती है कि हमारे पास जो सबूत हैं दो जो हमें मिले हैं उनकी बॉडी से, वो हमारे पास मौजूद हैं। दरअसल इनकी जो लेफ्ट आई थी, जो इनकी खोपड़ी है, उसकी आँख के बिल्कुल जस्ट नीचे एक स्टील का तार बरामद हुआ, और इनके राइट हैंड में एक मौली बरामद हुई है, यानी कि कलावा जिसको बोलते हैं। अब इन सबसे कैसे पता चले भाई कौन है। अब ये जो व्यक्ति दुर्गा प्रसाद है वो कहते हैं कि ये है उनके बेटे यानी कि भवानी शंकर शर्मा की बॉडी है। अब पुलिस उनसे कहती है कि आप कैसे कह सकते हो। अब तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं भाई उनकी जो आँख में, जो आँख के नीचे आप तार बता रहे हो स्टील वायर मिला है, ये उनके बेटे का ऑपरेशन कराया गया था और करीब 10 साल पहले।
अब यहाँ पर पुलिस बड़ी हक्की बक्की कि आखिर तुम्हारे जो बेटा है वो कहाँ पर लापता हुआ है, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? वो तो दुर्गा प्रसाद बताता है कि उसका जो बेटा है उसको गायब हुए करीब करीब 1.5 महीना हो चुका है और अभी तक उस बच्चे के बारे में ना तो उसकी पत्नी कुछ बताती है, ना ही उसके यार दोस्त कोई बताता है। उस व्यक्ति के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है पुलिस उनसे कहती है कि आप इतने मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो इस बात को कि यह आपका बेटा है। अब तो वह आदमी बताता है कि साहब मतलब कि चेहरे की हड्डी टूटने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वही इस ऑपरेशन को किया करते हैं, डॉक्टर खुराना। अब उन्होंने इस पूरे काम को किया है और उस समय मतलब कि बहुत ही कम ऐसे ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके बेटे की जब ये हड्डी टूट गई थी तो उन्होंने यहाँ पर स्टील वायर डाला था। अब पुलिस भाई इस बात को सुनती भी है लेकिन यकीन कैसे करे। यहाँ पुलिस जब जानकारी जुटाती है तो मालूम चलता है कि सन 1993 में मात्र राजस्थान के अंतर्गत 3 ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 2 आदमी अभी जिंदा मौजूद हैं, तो मरने वाला व्यक्ति वही भवानी शंकर शर्मा हुआ। लेकिन यहाँ पर पुलिस पूछती है कि ठीक है जी, आपने कह दिया भाई आपका बेटा है, हमने मान लिया, लेकिन आपके बेटे के साथ इतना भयंकर जो ये कांड है ये कौन कर सकता है? तो यहाँ पर दुर्गा प्रसाद जो शर्मा है वो कहते हैं कि साहब उनको जो शक है उनको उनकी जो भवानी शंकर नाम का जो उसका बेटा है उसकी पत्नी निधि शर्मा पर जाता है। इस पूरी कहानी को जानकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अब वह तुरंत उस जो भवानी शंकर शर्मा के घर जा पहुंचती है। वहां पर मिलती है निधि शर्मा। अब निधि शर्मा से मतलब उनसे कहती है भाई आप थाने आ जाइए। वो निधि शर्मा आती है। निधि शर्मा को जब वो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो निधि शर्मा यकीन कर लेती कि हाँ भाई उसका जो पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, और बस इस बात को जानकर बस रोना धोना बड़ा ड्रामा ऐसे कर रही है जैसे भैया उसका सब कुछ लुट गया हो। और वहाँ पर उसके देवर जेठ भी मौजूद, उसका ससुर भी मौजूद, तो वो लोग बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे हैं और देख कह रहे हैं कि वाकई में निधि तुझको नहीं पता कि तेरा पति कहाँ गया? अब यहाँ पर वो कहती है निधि कि हाँ उनको ये तो पता था कि करीब 1.5 महीने पहले वो मुंबई तो गए थे, लेकिन मुंबई से कहाँ गए वो आज तक उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये जो सबूत दिखाए हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि ये जो पुलिस है ये सत्य बोल रही है, और इसीलिए उसको अब दुख हो रहा है कि उसका सुहाग नहीं रहा है। अब इन बातों को सुनकर पुलिस भी बड़ी हैरान। अब वो कह रही कि निधि यार मतलब एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे करा सकती है? लेकिन यहाँ पहले ही दुर्गा प्रसाद शर्मा जो भवानी शंकर के बाप थे वो सारी बातों को कह चुके होते हैं कि साहब ऐसा है, ये महिला के पास ज़रूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि यह उन आदमियों को उस घर में नहीं आने देना चाहती थी, अपने सास ससुर देवर जेठों से बिगाड़ कर रखती थी, किसी से उस भवानी की बात नहीं करने देती थी। लेकिन वह जो लड़का है भवानी वो हमसे छुप छुप कर बातें किया करता है। अब जैसे ही ये पूरी घटना पुलिस को मालूम चलती है, पुलिस मतलब अपने गुर्गों को उस महिला के पीछे छोड़ देती है। अब पुलिस के जो मुखबिर हैं वो उस कंपनी में जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं जिस कंपनी का वह भवानी शंकर शर्मा मालिक हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं कि किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल की मंडी है, और यहाँ पर आपको पूरे दुनिया का पत्थर मिल जाएगा, एक से एक सुंदर पत्थर। दोस्तों उसी जगह पर ये जो आदमी भवानी शंकर शर्मा बहुत बड़ा कारोबारी हुआ करता है, इसके काफ़ी सारे प्लांट भी हैं और ये इसी काम को किया करता है और करोड़पति आदमी है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ उसके पास पैसे का पूरा सुख था वहीं उसके पास एक कमजोरी थी, उसका परिवार ठीक ढंग से नहीं चल रहा होता है। अब जो पुलिस है वो पुलिस लगातार जानकारी जुटाना चाहती है कि भाई इस निधि शर्मा के घर जाया जाए, उससे पूछताछ करी जाए। पुलिस आती भी है, उसको थाने भी बुलाती है, पूछताछ कर रही होती है। यहाँ पर वह जो महिला है साफ शब्दों में कह देती है कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस जब खाली हाथ होकर बैठ जाती है वो दोबारा से उस दुर्गा प्रसाद शर्मा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब अभी तक हम लोग खाली हाथ हैं, हम उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप कुछ बातों को और बताइए खोलकर। तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि हाँ भाई तुमको ये बातें क्यों बताएगी, दरअसल वह इन बातों को तो अपने भाई को बताया करती है। अब जैसे पुलिस को जानकारी मिल गई, पुलिस अब निधि के पास जाती है, उसके माइक वगैरह का एड्रेस लिया जाता है और उसका जो भाई है जिससे वो फ़ोन पर घंटों घंटों बात किया करती थी
उसको गिरफ्तार करके पुलिस अपने पास थाने ले आती है। अब पुलिस उनसे पूछ रही है तो वो आदमी मतलब कि आनाकानी करता है, तरह तरह के जवाब देता है। इन सब बातों को सुनकर जो पुलिस है बड़ी हैरान होती है। यहाँ पर निधि को भी थाने बुलाया जाता है और अब निधि के जो भाई है उसके साथ ज़बरदस्त मतलब कि खबर ली जाती है, मारपीट की जाती है। और उसी दौरान जब उसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तब उसको दिखाया जाता है निधि के सामने और निधि से कहा जाता है कि देखो ये हालत तो हुई है तेरे भाई की, क्योंकि ये सच नहीं बोल रहा है। अब कहीं तुम्हारे साथ भी यही हालत ना हो, इसलिए तुम सच्चाई बता दो, क्योंकि जो शक की सुई है वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, तुमको सारी बात बतानी पड़ेगी। अब तो इस बात को सुनकर वह जो महिला है वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है चिल्ला चिल्ला कर कि हाँ उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। अब जैसे ही इन बात को पुलिस सुनती है, पुलिस उससे पूछ रही होती कि भाई तुमने चलो ये काम कर दिया, तुम्हारे साथ कौन कौन थे? तो वह बताती कि उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था, साथ ही साथ उस भवानी शंकर शर्मा का जो ड्राइवर है वह भी मौजूद था और उन दोनों लोगों को करीब 10-10 लाख रुपए देने की बात भी करी थी। और दोस्तों 2003 में 10 लाख रुपए बहुत मोटी रकम होती है। अब भाई वो करोड़पति फैमिली, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जब उन लोगों को मालूम चलता है कि भैया तुमको 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, वो अब उस महिला निधि शर्मा के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एक दिन जब वो भवानी शंकर है वह अपने घर आता है तो यहाँ पर निधि शर्मा बड़े ही अच्छे ढंग से उसके सामने जूस लेकर जाती है। और दोस्तों उस जूस में कुछ मिला हुआ होता है। उस जूस को पीने के बाद अचानक से वो भवानी शंकर शर्मा कहता है कि वह अपने बेडरूम में जा रहा है। और दोस्तों जाते हुए जो भवानी है वो धड़ाक से नीचे गिर जाता है बेड पर और बस बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह जो महिला निधि है, निधि वहाँ अपने घर में उस ड्राइवर को भी और अपने भाई को बुलाती है और वो लोग अब यहाँ इस आदमी की गला दबाकर मतलब कि तकिए वगैरह के सहारे से इसकी जो सांसें उनको हमेशा के लिए रोक देते हैं। अब ये जो महिला है ये इतने पर ही नहीं रुकती है, वह अब उस आदमी के मतलब अपने पति की जो गर्दन है उसको अलग करती है और उसको गैस के ऊपर मतलब कि जलने के लिए छोड़ देती है। और बस गैस को चला दिया है और करीब 1 घंटे के बाद जब उसकी जो गर्दन है वो टोटली जल चुकी होती है, उसकी जो ये खोपड़ी है यह पूर्ण रूप में जल चुकी होती है, तो वह उस खोपड़ी को लेकर एक अलग जूट के बैग में जमाती है। और तो और वह अपने पति की जो मतलब वो बॉडी है उस बॉडी में से जो निकल रहा जो ब्लड होता है उसके नीचे लगा देती है जरकन को, जिसके अंदर फोम वगैरह होता है, वो सारे ब्लड को सोख लेती है। बाहर कोई ब्लड नहीं निकला है। अब तो वह जो महिला है उस आदमी के सभी कपड़ों को निकालती है और तो और उसके जो शरीर है उस बॉडी को बीच में से खोद देती है, जिसकी वजह से उसके शरीर की आंतें वगैरह सब बाहर आ जाती हैं। इतना सब करने के बाद वह अपने ड्राइवर और अपने भाई से कहती है कि चलो अब इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है। यहाँ वह नग्न अवस्था में बॉडी तो है, उसको चादर वगैरह में ऐसे लपेटा गया और बस उस कुएं में और इधर उधर वो सब चीज़ें फेंक कर रात ही रात में वो जो महिला है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब इन बातों को जो निधि है वो बताती है, लेकिन यहाँ पर अब जो पुलिस है वो पूछती है कि लेकिन ये एक बात बताओ, ठीक है तुमने ये सब काम कर दिया वो बात ठीक है, लेकिन किया क्यों? इसका मोटो क्या है? कुछ तो होगा ना भाई, वो बताइए। अब यहाँ पर जो महिला है वो कहती है कि मुझे अपने पति पर शक था। दरअसल शक इसलिए कि अक्सर ही उनका जो पति है वो मुंबई जाया करते थे और मुंबई जाने पर मुझे शक था कि ये किसी महिला के पास आया जाया करते हैं। बस इसी वजह से मैंने इनसे कहा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, और जब ये मुझसे तलाक देने के लिए मना करते, बस इसी वजह से मेरे दिमाग में गुस्सा बन गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम तलाक नहीं देना चाहते, मैं तुमसे वैसे ही छुटकारा पा लूँगी, और इसीलिए मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी दिया। और दोस्तों यहाँ पुलिस मतलब कि रिपोर्ट बयान वगैरह सब दर्ज तो करती है, लेकिन इस बात का पक्का सबूत भी होना चाहिए ना, इसीलिए वो उस आदमी भवानी शंकर शर्मा के घर जाती है और वहाँ पर उसके कमरे की जब तलाशी ली जा रही होती है तो उनको मिलती है एक डायरी मतलब पर्सनल डायरी, और उस पर्सनल डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। पर्सनल डायरी के पेज नंबर 142 में जो आदमी मतलब अपनी डेली की रिपोर्ट लिखा करता था भवानी, वो लिखते हैं कि उसकी जो पत्नी है लगातार उससे तलाक की मांग कर रही है, लेकिन वह अपने बच्चों को
उनकी परवरिश को अच्छा रखना चाहते हैं, इसीलिए वे उनको तलाक नहीं देना चाहते, वरना उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इन सब बातों को वो दूसरे पेज पर भी उल्लेख करते हैं कि अब तो उसकी पत्नी मतलब ना तो उसको खाना देती है, ना ही उससे ठीक ढंग से बातचीत किया करती है, सारी कहानी ख़राब कर रखी है। अब पर उसको मालूम चल गया कि हाँ बिल्कुल ये इस आदमी के मर्डर में 100% हाथ है इस महिला का, निधि शर्मा, जो कि उस भवानी की पत्नी है। लेकिन उसका साथ निभाने वाले उसका जो भाई है और उसका जो ड्राइवर है, भवानी का ड्राइवर, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के सामने जब उनको पेश किया गया, पूरा कोर्ट का ट्रायल चला, तो उसके बाद इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। यहाँ पर वो 2 ड्राइवर है और जो उसका भाई है वो तो 20-20 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा कर दी गई, लेकिन वह जो महिला निधि शर्मा है आज भी जेल के अंदर मौजूद है और बस दिन रात अपने आप को, अपने भविष्य को कोसे जा रही कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई बहुत सारा डर लगता है। आखिर इंसान चाहता क्या है करना, मतलब किसी की जान ऐसे हंसते खेलते ले ली जाती है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जायज़ था या नाजायज़ था? आप इसके बारे में हम बताइए। और आखिर आप लोग हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, उसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।